हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से मेरी साइंस क्लास में। बच्चों, इससे पहले जो लेक्चर हमारा था हमने उसमें पढ़ा पाठ फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10वीं का। उस पाठ में हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपने वीडियो देखी होगी और आपके समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब नेक्स्ट बच्चे इस वीडियो में हम जो देखेंगे उससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है देखिए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं हैं, एक एक करके हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया है बच्चों, वो है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन शब्द का मतलब होता है प्यारे बच्चों जुड़ना। किन्हीं दो चीजों को जोड़ते हैं उसे कहते हैं संयोजन, जोड़ना। देखिए, सपोज करो ये ए है प्लस बी, दोनों जुड़े और बन गया ए बी। एक सामान्य सा उदाहरण है कि ए और बी दो अलग अलग अभिकारक थे और वो जुड़ गए और एक नया अभिकारक ए बी बन गया दोनों के जुड़ने के कारण। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया। देखिए, ये उदाहरण दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी और मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब क्या है बेटा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बच्चों बिना बुझा चूना। इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है जी, बिना बुझा चूना है। जब इसको पानी में डाला बच्चों तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। और मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सूत्र आता है कि बिना बुझे चूने का सूत्र क्या है, तो आप लिखोगे CaO है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, तो आप लिखोगे CaOH ट्वाइस। ये है बुझे हुए चूने का सूत्र। तो दोनों मिले और बुझा हुआ चूना बन गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों इसका। कोयले का दहन। कोयला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, क्या बन गया, CO2 बन गया। कोयले का जो दहन है बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिले और दो अभिकारक ने मिलकर क्या बनाया, एक अभिकारक बनाया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बन जाता है उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन शब्द का मतलब होता है बच्चों टूटना। कि आपके पास एक बड़ा डंडा है, आपने उसके दो भाग कर लिए, उसे कहते हैं वियोजन। देखिए, एक सामान्य उदाहरण लिखा है मैंने बेटा कि दो अभिकारक हैं जो साथ में जुड़े पड़े हैं। अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए। मतलब तीर से पहले एक थे और तीर के बाद जमा कितने हो गए, दो हो गए, टूट गए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो अलग अलग नए उत्पाद बनाता है उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए,
यहां देखिए ये फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट है। ऊष्मा दी, ऊष्मा दे के क्या बन गया बच्चों, 1 2 3 अलग अलग उत्पाद बनाए, फेरिक ऑक्साइड बना और ये 2 गैसें बनी। तो एक उत्पाद था और टूट के बच्चों कितने उत्पाद बनाए, 3। इसे कहते हैं वियोजन। देखिए CaCO3 ये कहलाता है चूना पत्थर, इसे कहते हैं बच्चों चूना पत्थर। और देखिए चूना पत्थर में क्या हुआ, जब चूना पत्थर को हमने हीट किया तो क्या हुआ, 2 चीजों में टूट गया, CaO और CO2। और CaO क्या है बच्चों, वही जो पढ़ा अभी आपने, बिना बुझा चूना, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। और क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो एक उत्पाद, एक अभिकारक था और गर्मी से टूट के कितने उत्पाद बनाए, 2 उत्पाद बनाए। ऐसी अभिक्रिया बच्चों कहलाती है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पादों में टूट जाता है। दूसरा एग्जांपल है H2O पानी है, और H2O पानी देखिए विद्युत धारा का प्रवाह रहा और 2 चीजों में टूट गया। एक एग्जांपल देखिए 2 AgBr है, सूर्य का प्रकाश रहा और 2 इसने उत्पाद बना दिए। अब ये 3 एग्जाम्पल बच्चों आपने देखे। 3 एग्जाम्पल, पहला ऊष्मा के कारण टूटा, दूसरा विद्युत धारा के कारण टूटा और तीसरा प्रकाश के कारण टूटा। तो इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। इसको कहा जाता है ऊष्मीय अपघटन, क्योंकि वियोजन का दूसरा नाम क्या है, अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन। ठीक है जी। अब ये अभिक्रिया जो पहली हुई ऊष्मा के कारण हुई, इसका नाम है प्यारे बच्चों ऊष्मीय अपघटन। पहली अभिक्रिया है, इसको मैं लिख रहा हूं ऊष्मीय अपघटन, क्योंकि किसकी वजह से टूटा ये, ऊष्मा के कारण। दूसरी है विद्युत धारा के कारण टूटा, इसे कहते हैं विद्युतीय अपघटन। और तीसरी अभिक्रिया बेटा, ये सूर्य के प्रकाश के कारण टूटा, इसको नाम देते हैं प्रकाशीय अपघटन। तीसरी अभिक्रिया प्रकाश के कारण है तो प्रकाशीय अपघटन। अब पेपर में कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे आता है, यह अभिक्रिया लिखी होगी और पूछा होगा बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है, या पूछा गया होगा वियोजन अभिक्रिया क्या है, आप उदाहरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में लिखोगे और आप इसको उदाहरण दोगे। ऐसे भी पूछा गया है सवाल कि उस वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का नाम लिखिए जहां ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो आप ये उदाहरण देंगे। पूछा जाता है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जो विद्युत के कारण होती हो, तो आप ये उदाहरण देंगे। पूछा जाए वियोजन अभिक्रिया का नाम बताइए जो सूर्य के प्रकाश से होती हो, तो थर्ड आंसर देंगे। अब बच्चों इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के उल्टा क्यों कहा जाता है, या ये कह लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के उल्टे क्यों कहा जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा वियोजन अभिक्रिया में क्या है, एक से एक अभिकारक है और अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं टूट के, और जबकि संयोजन में क्या था, दो अभिकारक मिल रहे थे और वहां पे एक प्रोडक्ट बना रहे थे, उत्पाद बना रहे थे। तो दोनों चीजें बिल्कुल उल्टी है। यहां पे एक टूट के 3 बना रहा है और वहां पे क्या था, 3 यहां पे थे 3 से पहले और वहां पे 1 था। तो ये दोनों अभिक्रियाएं संयोजन और वियोजन आपस में एक दूसरे के उलट हैं, उल्टी हैं। ये क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखेंगे और एक दोनों का उदाहरण दे देंगे। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा आता है, पूछा गया है 2 AgBr। ये जो अभिक्रिया नीचे लिखी है, इस अभिक्रिया का जो उपयोग होता है वो होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, या इसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का एग्जांपल आता है, तो बच्चों ये अभिक्रिया आती है एग्जाम में, तो अभिक्रिया लिखनी है आपको। इसका उपयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार पूछा गया
कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो उसका जो उदाहरण था बच्चों, उसका जो आपको आंसर लिखना था, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो उसमें था जो ऑब्जेक्ट में ये था AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड वो केमिकल है जिसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। तो ये क्वेश्चंस बच्चों इससे पूछे जा चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नाम क्या है इसका? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अर्थात बच्चों वह अभिक्रिया जो ऊष्मा सोखती हो, अर्थात जिसको पूरा होने के लिए ऊष्मा या गर्मी की आवश्यकता पड़ती हो, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखते हैं CaCO3, जैसा भी आपने देखा पहले भी, चूना पत्थर है, गर्मी दी, ये टूट गया CaO और CO2 में, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा के सोखने के कारण पूरी हो रही है। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, अगर ऊष्मा शोषी के यहां तो तीर के ऊपर ऊष्मा लिखा होगा तो ऊष्मा शोषी होगी। अगर यहां पे ऐसे तिकोना बना हो, त्रिभुज आकार का बना हो, तो भी ऊष्मा शोषी होगी। या यहां पे तापमान लिखा हो कि 120 डिग्री तापमान, ऐसे लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, तापमान ऊष्मा या इसका चिन्ह, तो वह अभिक्रिया आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। सवाल ऐसे आता है बच्चों, सवाल आएगा कि अभिक्रियाएं लिखी होंगी, एक अभिक्रिया लिखी होगी, आपको पूछा गया होगा निम्न में से उपरोक्त अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया लिख के आपको पूछा गया होगा अभिक्रिया कौन सी है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको देखना होगा कि कौन सी अभिक्रिया है। या पूछा जा सकता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, तो आप इसका ऐसे उदाहरण देंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया है CO2 H2O, सूर्य का प्रकाश और पौधों के हरे पत्ते, इन्होंने बनाया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहां पे सूर्य का प्रकाश है, चाहिए पौधों को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए, तो यहां पे सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो ये भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, पानी लेते हैं, और जो हरित लवक होता है क्लोरोफिल, उसकी मदद से सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अपना खाना क्या होता है? ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज, अपना खाना बनाते हैं, इसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, देखिए ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या किया, हरे रंग का पदार्थ होता है, हरी पत्तियां होती हैं, उसका नाम है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश लिया, तो क्या हुआ बच्चों, इन्होंने ऑक्सीजन गैस निकाल दी। ये ऑक्सीजन गैस है, निकल जाएगी, जो पर्यावरण में जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट ये है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज कहाँ इकट्ठा हो जाता है बच्चों? पौधों के पत्तों में इकट्ठा हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो किसका उदाहरण होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का वो उदाहरण होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये जस्ट ऊष्मा शोषी का उल्टा है। वहां पे ऊर्जा की आवश्यकता थी अभिक्रिया को पूरा होने के लिए, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं बच्चों, जब अभिक्रिया होगी तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। देखते हैं एक, ये देखिए CaO, ये क्या है? चूना है, सफेदी है। जब इसको पानी में डालते हैं तो ये बन जाता है CaOH2, अर्थात बुझा हुआ चूना। ये है CaOH2, बुझा हुआ चूना। ये सूत्र भी पूछा जाता है पेपर में कि ये बुझा हुआ चूना क्या है। ठीक है, ये सूत्र पूछा जाता है पेपर में, बुझा हुआ चूना क्या है, और ये बिना बुझा चूना। अब देखिए एक बीकर लो, ठीक है, ये बीकर में मैंने पानी भर लिया, इस बीकर में, और क्या किया, जो हम चूना लेके आए हैं, चूना सफेदी लेके आए हैं, मैंने इसमें चूना सफेदी मिला दी, ये चूना सफेदी मिला दी। कुछ समय के बाद जब चूना सफेदी पूरी मिल जाती है, मैं इस बीकर को अगर हाथ लगा के देखूंगा तो ये बीकर गर्म हो जाता है। गर्म कैसे हुआ? इस चूने ने पानी के साथ अभिक्रिया की, और उस अभिक्रिया में ये बना और ऊष्मा बाहर निकली।
उस ऊष्मा या गर्मी के कारण जो बर्तन था, बीकर था, वो गर्म हो गया। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और ये हो गया उसका एग्जाम्पल। दूसरा है प्राकृतिक गैस का दहन। ये क्या है? मीथेन गैस है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब इसको जलाते हैं बच्चों तो क्या बनता है? CO2, H2 और ऊर्जा बाहर निकलती है। अभिक्रिया के बाद ऊर्जा 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 अगर लिखा हो तो मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, प्राकृतिक गैस के दहन के बाद क्या क्या उत्पाद बनते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है। तो बच्चों उसमें ऑप्शन थे CO2 बनता है, पानी बनता है और ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। अब देखते हैं श्वसन। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा जहां पे ग्लूकोज बनता था पौधों के अंदर। श्वसन उस क्रिया के जस्ट उल्टा है। उल्टा क्यों है? क्योंकि यहां पे देखिए ग्लूकोज ये है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला और क्या बनाया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, पानी बनाया, ऊर्जा बाहर निकली। ये प्रक्रिया है, इसे कहते हैं श्वसन प्रक्रिया, जिसमें ग्लूकोज का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बाहर निकलती है श्वसन प्रक्रिया के अंदर। ये देखिए, ये आपको चित्र दिखाया हुआ है। मैं आपको श्वसन समझाता हूं। श्वसन क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है जनरल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, कि हम लोग सांस ले रहे हैं, अंदर ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है। एक जनरल प्रक्रिया है जिसको कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। और एक्चुअली श्वसन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? वो देखो, सांस जब लेते हैं तो क्या है? ऑक्सीजन अंदर जाती है, हमारे शरीर में अंदर जाती है ऑक्सीजन, रक्त में मिल जाती है फेफड़ों से। रक्त से कहाँ जाती है? कोशिकाओं में जाती है। समझ में आई? श्वसन के अंदर सांस हमारे अंदर गई, सांस हमारे अंदर जो ऑक्सीजन गई फेफड़ों से होके खून की नलियों में पहुंचती है। खून की नलियों से कहाँ पहुंचती है बच्चों? कोशिकाओं में पहुंचती है। ठीक है, नंबर एक। दूसरा, जब हमने खाना खाया, खाने का पाचन हुआ और खाने का पाचन होके क्या बना? ग्लूकोज बना, और वो ग्लूकोज भी रक्त से होता हुआ कहाँ जाता है? कोशिकाओं के अंदर जाता है। तो जो हम श्वसन की बात कर रहे हैं इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, अर्थात कोशिका के अंदर इसका क्या होता है खाने का और क्या होता है ऑक्सीजन का। देखिए, कोशिका के चित्र दिया हुआ है। कोशिका के अंदर ये जो ऑक्सीजन गैस है जो हमने सांस के द्वारा ली, ये जाती है। जो खाना हमने खाया उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज जाता है। और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एक कोशिकांग होता है जिसमें ये ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पानी बन जाता है। पानी बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा जो पैदा होती है प्यारे बच्चों उसे कहते हैं ATP। ऊर्जा ATP के रूप में पैदा होती है, क्योंकि श्वसन क्रिया के अंदर जो ये श्वसन क्रिया हम पढ़ रहे हैं, श्वसन क्रिया यहां पे पढ़ी हमने। श्वसन क्रिया के अंदर कोशिका के अंदर ग्लूकोज के दहन के कारण ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए श्वसन प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, आता है बोर्ड एग्जाम में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो बच्चों ये उसका आंसर होगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। देखिए,
ये मैंने समझाया विस्थापन क्या होता है। एक कोई ए है, बी और सी दोनों साथ में है, और अभिक्रिया होने के बाद में आप क्या देख रहे हो, जो ए था वो तो बी के साथ जुड़ गया और सी अलग हो गया। दिखाई दे रहा है, ए और बी दोनों जुड़ गए और सी अलग हो गया। इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। कि वह अभिक्रिया कि ये दो अलग अलग उत्पाद हैं, एक उत्पाद ये है, इस उत्पाद ने एक अभिकारक, दो अभिकारक ये हैं, एक अभिकारक ये है, इस अभिकारक ने इस अभिकारक को हटा दिया और इसको हटा दिया और इसके साथ में दोनों जुड़ गए। इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कि एक अभिकारक दूसरे को हटा के जुड़ जाए, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं इसका उदाहरण। अभी देखिए, ये बच्चों Fe होता है लोहा, ये कॉपर सल्फेट है। अब लोहे को कॉपर सल्फेट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, Fe सल्फेट बन जाता है। इस लोहे ने सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर को कहां कर दिया बच्चों, कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो विस्थापन का मतलब है अपनी जगह से हट जाना। तो ये कॉपर हट गया, अलग हो गया, और सल्फेट के साथ क्या जुड़ गया, आयरन जुड़ गया, Fe जुड़ गया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉपर सल्फेट का घोल है, ये कॉपर सल्फेट हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में घोल लिया। कॉपर सल्फेट एक नीले रंग का पदार्थ होता है, केमिकल होता है। जब घोला तो ये पूरा जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट के कारण, ये हो गया हमारा नीले रंग का। दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू ब्लू हो गया, पूरा नीला नीला दिख रहा है। अब क्या किया बच्चों, ये कॉपर सल्फेट का घोल नीला नीला है। अब इसमें कील डाली हमने, लोहे की कील, लोहा डाला, Fe डाला, लोहा मतलब Fe। लोहा डालने पे क्या हुआ, आप यहां पे देखोगे तो जो इसका नीला रंग था वो खत्म हो गया, चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि इस लोहे ने, इस Fe ने, लोहे ने कॉपर सल्फेट के घोल में से, ये कॉपर सल्फेट का घोल है, कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को हटा दिया और खुद जुड़ गया। इसके कारण इसका रंग बदल गया। और लोहे के कील के साथ भी क्या हुआ, इसके ऊपर थोड़ा पीला पीला दिख रहा है आपको, तांबे का रंग आ गया। ठीक है बच्चों, ये पूछा जाता है कि जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील को डाला जाता है तो क्या होता है, उसका रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है। तो आपका उत्तर होगा, जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील को डाला जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। कॉपर सल्फेट के घोल में से आयरन या लोहा कॉपर को हटा देता है और खुद आयरन सल्फेट बना देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में हमेशा। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया का। यहां पे जिंक है, कॉपर सल्फेट, बिल्कुल ऐसे ही। अब यहां अभिक्रिया होने के बाद में क्या हुआ, इस जिंक ने सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली, जिंक सल्फेट बन गया, और क्या हुआ, ये कॉपर जो था वो कॉपर बाहर निकल गया। तो केवल एक ने अपनी जगह बदली, कॉपर ने हटके अलग हो गया और जिंक इसके साथ जुड़ गया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चों, इसका नाम है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय मतलब दो, विस्थापन मतलब जगह बदलना। देखिए, इस चित्र से कुछ क्लियर हुआ आपको। ए और बी दोनों साथ में थे यहां पे, ठीक है, और सी और डी दोनों साथ में थे। अभिक्रिया होने के बाद में देखो, क्या दोनों अभी भी साथ में हैं? अब क्या हो गया बेटा, साथ में नहीं है। ए डी के साथ जुड़ गया जाके,
AD बना दिया और BC के साथ जुड़ गया, जाके BC बना दिया। मतलब क्या हुआ, दोनों ने अपनी जगह बदल ली, दो ने अपनी जगह बदली बच्चों, इसलिए इसका नाम दिया गया द्वितीय विस्थापन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसका उदाहरण देखते हैं अभी। देखिए ये इसका उदाहरण है। Na2SO4 है, Na2SO4, ये बेरियम क्लोराइड है, अभिक्रिया हुई, बेरियम सल्फेट बना और NaCl बना। देखिए क्या हुआ, इस अभिक्रिया में सल्फेट के साथ था सोडियम, ये सोडियम है, किसके साथ था, सल्फेट के साथ था सोडियम, ठीक है जी। और क्लोरीन के साथ क्या था, बेरियम था क्लोरीन के साथ, ये यहां मैं लिख देता हूं मैं बेरियम, ये था क्लोरीन के साथ। अभिक्रिया पूरी हुई तो क्या हुआ, जो बेरियम है जो क्लोरीन के साथ था, अब ये बेरियम किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ आ गया। और जो सोडियम सल्फेट के साथ था, और वो बच्चों सोडियम किसके साथ आ गया, वो सोडियम आ गया क्लोरीन के साथ। मतलब दोनों ने अपनी जगह बदल ली, इसलिए इस अभिक्रिया को कहा गया द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय मतलब दो की आपस में जगह बदल गई। देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोडियम सल्फेट है यहां पे, और ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये अभिक्रिया हुई तो बेरियम सल्फेट, जब बेरियम क्लोराइड हमने इसमें डाला तो क्या हुआ, ये बन गया, यहां पे अभिक्रिया हुई और बेरियम सल्फेट यहां पे ये बन गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। अभिक्रिया दिख रही है आपको, तो द्वितीय विस्थापन दोनों की आपस में जगह बदल गई। अब यहां पर बच्चों एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये द्वितीय विस्थापन जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अवक्षेपण, अब ये यहां पे आएगा अवक्षेपण क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया भी पूछा गया पेपर में कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है कि दो केमिकल्स को, तरल पदार्थों को मिलाया जाए और उनको मिलाने के बाद एक पानी में ना घुलने वाला पदार्थ बने, जिसे अवक्षेप कहते हैं, और अभिक्रिया का नाम हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। सामान्य सी बताता हूं, एक गिलास में आप दूध ले लो, एक में नींबू का रस ले लो, दोनों रासायनिक पदार्थ अलग अलग है। अब नींबू के रस को दूध में मिला दो, आपने जनरली देखा होगा दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है, और पानी पानी ऊपर रह जाता है, और वो पानी जो पनीर नीचे बैठ जाता है। तो पनीर जो है वो सफेद रंग का है और पानी में ना घुलने वाला पदार्थ है, उसे कहते हैं अवक्षेप, और पूरी अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, जो बेरियम सल्फेट बनता है प्यारे बच्चों, ये बेरियम सल्फेट जो बना यहां पे बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेप के रूप में रह जाता है। तो अगर अवक्षेपण अभिक्रिया भी पूछी जाती है तो आपको यही द्वितीय विस्थापन वाला उदाहरण आपको बताना होगा। दूसरा एग्जांपल है अवक्षेपण अभिक्रिया द्वितीय विस्थापन का ही, जिंक सल्फेट बेरियम क्लोराइड का, वहां भी ऐसे ही हुआ, जिंक इसके साथ जुड़ गया क्लोरीन के साथ, और बेरियम जुड़ गया सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट बन गया। तो दोनों अभिक्रियाएं हैं, द्वितीय विस्थापन का भी उदाहरण हो गई और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी होती हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन व अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। देखिए आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। उपचयन समझाता हूं पहले क्या होती है। उपचयन का मतलब होता है अगर किसी के साथ, ये कॉपर है, ऑक्सीजन ना हो और अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, अभिक्रिया होने के बाद में क्या हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। पूछा क्या जाएगा, इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है, तो आपका उत्तर होगा कॉपर का उपचयन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में। किसका उपचयन हुआ, कॉपर का उपचयन हुआ, किसमें हुआ, कॉपर ऑक्साइड में हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। इस अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ, यहां पे हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, अभिक्रिया होने के बाद में क्या हुआ,
H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन का हो गया उपचयन। किसमें? H2O में। तो मैं यहां लिखूंगा उपचयन। किसका उपचयन हुआ? हाइड्रोजन का। किसमें हुआ? H2O में हुआ। और जबकि कॉपर के साथ क्या हुआ बच्चों? कॉपर के साथ देखिए क्या होता है। कॉपर है, यहां पे ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड था। अब अभिक्रिया होने के बाद में क्या हुआ? यहां पे देखिए, अभिक्रिया होने के बाद में कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रह गया, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हट जाना कहलाता है अपचयन। ऑक्सीजन अगर हट जाता है तो उसे कहते हैं अपचयन। ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे अलग होना, ऐसे अपचयन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे अलग होना, ऐसे अपचयन। अगर ऑक्सीजन अलग होता है तो उसे कहते हैं अपचयन। CO के साथ ऑक्सीजन था, हट गया, कॉपर बन गया, अपचयन हो गया। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन समझाता हूं कैसे बोर्ड में आया। पूछा गया, मान लो आपको यह अभिक्रिया दी है नीचे वाली, इस अभिक्रिया में पूछा गया निम्नलिखित अभिक्रिया में से किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। आपको पूछा गया किसका हुआ अपचयन, और आपको एग्जाम्पल दे दिए CuO, H2, Cu और H2O। ये आपको एग्जाम्पल दे दिए, मान लो ऑप्शन दिए। तो अपचयन किसका हुआ है? अपचयन आपके समझ में आया, ऐसे अपचयन, ऐसे अलग होना, ऐसे ऑक्सीजन। तो मतलब अब यहां पे कंफ्यूजन करते हैं बच्चों, दो ऑप्शन हो गए, CuO और Cu। कंफ्यूजन होता है, यहां पे कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है कि अपचयन हो रहा है CuO का। CuO अपचयित हो रहा है, किस में अपचयित हो रहा है? Cu में अपचयित हो रहा है। तो किसका अपचयन हो रहा है? तो आंसर होगा CuO। ठीक है, और किस में हो रहा है? तो वो होगा Cu। तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप ये सवाल कर लेंगे। ऐसे ही नीचे एक एग्जांपल दूसरा और दिया आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए। जिंक को है, जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। अभिक्रिया होने के बाद में देखिए क्या हुआ, COO बन गया, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। कार्बन का क्या हो गया बच्चों? उपचयन हो गया, इसे हो गया उपचयन। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया? जिंक बन गया। तो ZnO का क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, किसका अपचयन हुआ? ZnO का। और किसका उपचयन हुआ? कार्बन का। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों इसमें संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण क्या होता है? देखिए, कोई भी धातु है, अगर उसको खुले में वायु और पानी के संपर्क में रख दिया जाएगा तो क्या उस पर जंग लग जाता है, या कहें कि वो धातु है संक्षारित हो जाती है। तो किसी धातु को वायु, पानी, नमी आदि के संपर्क में रखा जाता है तो वह धातु संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है संक्षारण। अब संक्षारण के नुकसान क्या है बच्चों? कोई भी धातु है उसकी चमक खत्म हो जाती है, नंबर एक। दूसरा, उसकी मजबूती भी कम हो जाती है। ठीक है, तो संक्षारण के फायदे कुछ है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। उदाहरण देखते हैं, आम एक जनरल उदाहरण जो हमेशा आपने आसपास पड़ोस में देखा होगा, क्या है? लोहा, पानी और ऑक्सीजन इसके संपर्क में आया तो ये एक पदार्थ बन जाता है, इसे कहते हैं जंग। ये सूत्र है जंग का, आयरन ऑक्साइड। जो आपने देखा होगा, जंग लग जाता है तो हाथ से छुड़ा के देखो तो कैसा रंग का होता है? थोड़ा थोड़ा भूरे भूरे रंग का होता है, तो वो होता है जंग। ठीक है, और जंग का सूत्र भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जंग का सूत्र लिखिए, तो Fe2O3 × H2O, ये जंग का सूत्र होता है। ठीक है, अब यहां देखिए उदाहरण, आप समझ पा रहे होगे, ये बेल है, ये चैन है, एक बिल्कुल व्हाइट कलर की है, मतलब बिल्कुल ठीक है लोहा, और दूसरा जो दिखा रखा है वो थोड़ा सा आपको लाल लाल दिखा रखा है, भूरे रंग का दिखा रखा है, और ये भूरे रंग का पदार्थ क्या है? जंग लगने के कारण ऐसा हो गया। ठीक है, अब सवाल आता है कि, यहां सवाल बता देता हूं मैं आपको कि जो लोहे का रंग, जो जंग लग जाता है लोहे का, वो कैसे रंग का होता है बच्चों? भूरे रंग का होता है। तो ये आपको बताना है, सवाल पूछा गया बोर्ड में कि लोहे का जंग का रंग क्या होता है? भूरा होता है, हल्का लाल होता है। अब यहां पे देखिए दूसरा एग्जांपल जो दिया बेटा, ये जो दिखा रखा है, ये दिखा रखा है तांबा। तांबे पे भी जंग लगता है, और तांबे का जो जंग लगता है तो कैसा रंग का हो जाता है? वो कुछ कुछ हरे रंग का हो जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है
कि तांबे का रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है बच्चों, ये भूलना नहीं है। तांबे की अगर बात करते हैं, तांबे की बात करते हैं, उसका रंग होता है हरा, ठीक है जी, जैसा ये दिखा रखा है, तांबा दिखा रखा है, हरे रंग का जंग है। इसमें चांदी का भी पूछा जाता है कि जो चांदी होती है उस पर किस तरह का जंग लगता है, तो आप कहोगे उस पर काले रंग का, सॉरी ब्लैक कलर का, काले रंग का रंग कैसा होता है उसका, जंग का काला होता है। आपने देखा भी होगा घरों में, अगर चांदी के आभूषण हैं काफ़ी लंबे समय तक उसको रखो घर पे तो काला पड़ जाता है उनका रंग। वो किसके कारण होता है बच्चों, वो संक्षारण के कारण होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, लोहे का रंग हल्का भूरा रंग का होता है, लाल रंग का, तांबे का रंग हरा होता है जंग का, और चांदी के जंग का रंग होता है काला। ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। क्या होता है विकृत गंधिता? विकृत शब्द का मतलब क्या बेटा, खराब हो जाना, गंधिता मतलब स्मेल, गंध। कोई पदार्थ है आप उसको खुले में छोड़ दोगे तो क्या होगा, उससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो पदार्थ सड़ जाता है, खराब हो जाता है, इसे कहते हैं विकृत गंधिता। और ये होता क्यों है, मेन बात है विकृत गंधिता क्यों होता है। देखिए, अगर जो भी तेलीय पदार्थ हैं जो खाने में जिनमें तेल होता है, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। तेलीय पदार्थ, ये तेलीय पदार्थ, तेल, घी, ठीक है जी, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ गए प्लस ऑक्सीजन, तो इनका क्या हो जाता है बच्चों, इनका हो जाता है ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण इनसे स्मेल आती है, जिसे कहते हैं विकृत गंधिता। अब ये तो आपने समझ में आ गया कि अगर लंबे समय तक तेलीय पदार्थों को रखा जाए जिसमें तेल हो, घी हो, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उनके स्वाद का, उनके टेस्ट का चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, खराब हो जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब सवाल उठता है कैसे बचाया जाए, भाई कैसे इसका ऑक्सीकरण ना हो। तो बच्चों, इन पदार्थों के साथ एक ऐसे पदार्थ मिले जाते हैं जो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकते हैं। एक तरह से समझो बॉडीगार्ड होते हैं जो किसी को पास, ऑक्सीजन को पास नहीं आने देते तेल या घी के। और उन पदार्थों को क्या नाम दिया जाता है, उन पदार्थों को नाम दिया जाता है बेटा प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, अर्थात वो पदार्थ जो ऑक्सीकरण ना होने दें, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। कौन सा पदार्थ है प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ है? एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ पूछा जाता है, एग्जाम्पल है उसका नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन, ये चित्र सबने देखा होगा, आपने खूब सोचा होगा कि कंपनी वाले पागल बना रहे हैं, चिप्स तो 4 रहते हैं, 10 रहते हैं, पैकेट फूला हुआ दे देते हैं। तो ये पागल बनाने के लिए नहीं होता बच्चों। कभी आपने सोचा है कि इस चिप्स के पैकेट के अंदर, कुरकुरे के पैकेट के अंदर, या और खाद्य पदार्थ जो आते हैं उनके पैकेट के अंदर आखिर कौन सी गैस भरी होती है, क्या भरी होती है और क्यों भरी होती है? ये शायद आपने अब से पहले नहीं सोचा होगा। आज मैं इस संशय को दूर कर देता हूं। इन खाद्य पदार्थों के पैकेटों के अंदर बेटा नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? ताकि इनके अंदर जो चिप्स हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएंगे तो जो चिप्स का टेस्ट हम खाते हैं वो ऐसा नहीं होगा जैसा बना होगा, वो खराब हो जाएगा, टेस्ट बेकार लगेगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया कि चिप्स या खाद्य पदार्थ के पैकेट में कौन सी गैस मिलाई जाती है? आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, ताकि इसका ऑक्सीकरण ना हो। तो बच्चों क्लियर है यहां तक सबको? ये था हमारा पहला पार्ट, अभी कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको सभी को समझ में नहीं आया होगा, आ गया होगा। कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप बार बार वीडियो देखेंगे तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए आपका धन्यवाद। होपफुली हम आगे भी ऐसे ज्वाइन करते रहेंगे। थैंक यू।